साथियों, कक्षा 7 का ये चैप्टर है वायु। इम्पोर्टेंट चैप्टर है वायु और इसके बाद जल। तो इसकी शुरुआत करते हैं। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, बहुत इजी चैप्टर है। हालांकि बच्चों के समझाने के लिए अलग है स्तर इसका, लेकिन जो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए अलग है। लेकिन पढ़ना वैसे ही है, सेम लाइन टू लाइन। एनसीईआरटी की सारी लाइनें ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ये मुख्य हेडिंग है एनसीईआरटी की कि वायुमंडल क्या है। इस पर एक पैराग्राफ है। फिर वायुमंडल का संगठन है, इसकी बनावट, वायुमंडल की संरचना और मौसम और जलवायु और इसके फैक्टर्स। तो 1, 2, 3, 4 और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हर एग्ज़ाम में आती हैं, छोटे बड़े एग्ज़ाम में आती हैं। एक तरीके से समझ लीजिए कि बेस है। तो असल में वायुमंडल क्या है? वायु की घनी चादर, जो पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। इससे हमें जीवन भी प्राप्त होता है और सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी ये रक्षा भी करता है। तो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले ही पैराग्राफ से हैं। तो वो हानिकारक किरणें अभी देखेंगे हम, जब हम इसमें वायुमंडल की संरचना पढ़ेंगे तो ये बात वहाँ आनी है। दूसरा है वायु राशि, यानी कि जो एक मास है, बनावट है, जिसकी एक चादर है पूरी पृथ्वी पर, ये पृथ्वी पर तापमान को बनाए रखता है। अब होता क्या है कि वायुमंडल सूर्य से आने वाली किरणें और उन किरणों से प्राप्त होती है हीट, गर्माहट। उस गर्माहट को ट्रैप करके भी रखता है और कुछ किरणों को जाने देता है, जिस वजह से पृथ्वी पर तापमान का संतुलन बना रहता है। और तापमान के संतुलन रहने की वजह से ना तो पृथ्वी ज़्यादा गर्म होती है और ना ज़्यादा ठंडी। अगर वायुमंडल ना होने पर क्या होगा कि दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी, जिससे जीवन संभव नहीं है, और रात के समय में जमा देने वाली सर्दी, तो जीवन असंभव हो जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है वायु राशि, जो इसकी वायु की मात्रा है, क्वांटिटी है, मास है, जिस वजह से तापमान यहाँ जीवन को रहने योग्य बनाता है। ये है पहला पैराग्राफ। अब इसके साइड में एक बॉक्स बना हुआ है और उसमें ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानकारी है और साथ में इसका क्या प्रभाव पड़ता है जीवन पर और पृथ्वी पर। बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। और आगे भी जब हम वायुमंडल का संगठन पढ़ेंगे तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। तो CO2 एक इम्पोर्टेंट गैस है, वायुमंडल का एक पार्ट है और इसकी वजह से हम इस पृथ्वी पर रहने लायक तापमान को देख पा रहे हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं। ये जो गैस अभी हम पुस्तक में देखेंगे कि जितने प्रतिशत में है पृथ्वी पर, पृथ्वी के तापमान का कंट्रोलर है। एक तरह का ऐसा कंबल है जो पृथ्वी पर गर्माहट को बनाकर रखता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पृथ्वी पर जो सूर्य किरणें आती हैं वो अपने साथ जो ऊष्मा लाती हैं, वो ऊष्मा यहाँ इस गैस के द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती है। तो ऐसा होता है, बहुत ठंडे प्रदेशों में सूर्य की किरणें तिरछी पहुँचती हैं तो उनसे बहुत कम हीट वहाँ पहुँचती है, जिस वजह से वहाँ मौसम सर्द रहता है। ऐसे में वहाँ शीशे के हाउस बना दिए, उसमें नर्सरी बना दी और खाने पीने की चीज़ें जो हैं सब्जियों के रूप में और पेड़ पौधों के रूप में उसमें हमने उगा दिए। और जब वो सूर्य की किरणें इस शीशे के घर पर पड़ती हैं तो उसमें से वापस टकराकर ऊष्मा जो है बाहर नहीं निकल पाती, अंदर ही ट्रैप हो जाती है।
ट्रैप होने से अंदर का तापमान उन पौधों के जीवन के लिए उपयुक्त बना रहता है। इसे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक पृथ्वी पर भी यही कार्य करती है कि सूरज से जो किरणें आ रही हैं वो जब पृथ्वी से टकराती हैं और हीट यहाँ आसपास रहती है तो वो ऑब्जर्व कर लेती है, सोख लेती है उसे। सोखने की वजह से पृथ्वी पर गर्माहट बनी रहती है और एक तरह से जैसे हम सर्दियों में कंबल ओढ़ते हैं और गर्माहट महसूस करते हैं, तो ऐसे ही ये हमें प्रदान करती है। लेकिन होता क्या है कि इसकी मात्रा में वृद्धि होने के कारण ये जो गर्माहट है ये ज़्यादा हो रही है। गर्माहट ज़्यादा होने के पीछे कारण मानवीय क्रियाएं, मानव द्वारा अत्यधिक प्रदूषण फैलाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो रही है। गाड़ियों के धुएं से या और भी एक्टिविटीज़ हैं, औद्योगिक धुआं भी है, जिस वजह से जो वायुमंडल है उसमें कई हज़ारों टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उत्सर्जित हो रही है, निकल रही है, और जिस वजह से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से क्या होगा, लंबे समय में जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ़ के रूप में स्वच्छ पानी, पीने योग्य पानी, मीठा पानी, ताज़ा पानी सुरक्षित है, वो गलना शुरू कर देता है। जब वो गलना शुरू करता है तो समुद्र के पानी का स्तर बढ़ता है। तो समुद्र के पानी के स्तर बढ़ने से जितना भी स्थल क्षेत्र है जो समुद्र से टच है तो उसके नज़दीकी हिस्से उसमें डूबने लगेंगे, जिस वजह से इंसानों के जीवन पर भी असर पड़ेगा, पेड़ पौधों के जीवन पर भी असर पड़ेगा, जीव जंतुओं के जीवन पर भी असर पड़ेगा, और बहुत सारे जीव जंतु और पौधे लुप्त हो जाएंगे अगर इसी गति से मानव जो है पॉल्यूशन करता रहा। तो यहाँ से दो बातें इम्पोर्टेंट निकल कर आती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है पृथ्वी पर गर्माहट को बनाकर रखना, दूसरा है ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट, और तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होने से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या आ खड़ी हुई है। तो ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट है, इसको सिंपल तरीके से समझें, और एक तरीके से ये हमारा कंबल है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो हालांकि काफ़ी कम मात्रा में है 0.03%, और जो अन्य आवश्यक गैसें हैं वो इसके संगठन में हम देखते हैं। अब यहाँ सेकंड है वायुमंडल का संगठन, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। अब यहाँ वायुमंडल में वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है, गैसों का मिश्रण। इसमें कई गैसें हैं और धूलकण हैं, गैसें हैं, धूलकण हैं, कुछ जलवाष्प भी है। तो इसकी जो प्रमुख गैसें हैं उनमें नाइट्रोजन सबसे प्रमुख है 78%, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन और आर्गन 0.93%, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और अन्य सभी गैसें जिसमें हीलियम, हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें हैं जो वायुमंडल की ऊपरी परत, बाह्य परत, सबसे पतली परत में वो शामिल हैं, फिर अंतरिक्ष में मिल जाती हैं। तो ये इसका कंपोजिशन है, संगठन है। यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हमें एज इट इज़ ये बिल्कुल याद रहनी चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, और आर्गन 0.93%, अन्य सभी गैसें
जिसमें हाइड्रोजन जैसी गैसें शामिल हैं। और साथ में इसमें है क्या, वायु में, वायुमंडल में गैसों का मिश्रण है, ये उसका कंपोजिशन है, ये गैसें हैं और ये धूल कण है। अब इसमें हर गैस का अपना एक अहम रोल है, खासकर हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन, जिसे O2 लिखा है यहाँ पर, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं। सभी अन्य पशु पक्षी भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसान और पशु बाहर निकालते हैं, उन्हें पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और वो ऑक्सीजन को ही निकालते हैं, जिससे संतुलन बना रहता है। नाइट्रोजन का क्या रोल है, इसका पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो कुछ मात्रा नाइट्रोजन की भी जाती है और सांस के बाद वो बाहर भी चली जाती है। पशु भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन ये नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पेड़ पौधों को ये वायुमंडल से सीधे नहीं मिलती, यह उन्हें मिट्टी के द्वारा मिलती है। और कुछ पौधों में गांठें होती हैं, उसके अंदर जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज, वो हवा की जो नाइट्रोजन है उसका रूप परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं, उसमें बदलाव लाते हैं और फिर मिट्टी से वो पेड़ पौधों को प्राप्त होती है, कुछ पौधों को प्राप्त होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है नाइट्रोजन। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें। अन्य गैसों में ओजोन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट गैस है जो वायुमंडल में उपस्थित है। ओजोन सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है, रोक लेती है। जो उसकी बनने की और टूटने की प्रक्रिया है, उससे बहुत सारी हानिकारक किरणें वहीं से वापस चली जाती हैं और रुक जाती हैं, जिससे हम यहाँ पृथ्वी पर मानव जाति या फिर प्राणी जगत या पेड़ पौधे, इनको नुकसान पहुंच सकता है, ऐसा नहीं होता। तो ओजोन के बारे में भी जब हम वायुमंडल की संरचना पढ़ेंगे तो उसमें ये बात देखेंगे।